हेलो स्टूडेंट, आज हमारा सब्जेक्ट है बीएमसी और बीएमईई। बीएमसी जो सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर के लिए और बीएमईई सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के लिए। चैप्टर है पहला इसमें ऊर्जा के स्रोत, एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। इस पर टॉपिक है हमारा पहला ऊष्मा गति का शून्यवां नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या कहता है आपका जीरो लॉ कि कोई भी दो वस्तुएं तीसरी वस्तु के साथ ऊष्मीय संतुलन में हैं तो वे दोनों आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में होंगी, यानी कि इक्विलिब्रियम फॉर्म में होंगी। वही आपका क्या है, ऊष्मा गति का शून्यवां नियम है। यानी कोई दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के साथ ऊष्मीय संतुलन में हैं तो वे दोनों वो आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में होंगी। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऊष्मा गति का शून्यवां नियम कि यदि कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय संतुलन में हैं तो वे आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। चित्र मैंने बनाया है आपको, 1, 2 और 3, ये 3 आपके निकाय हैं या वस्तु मान लीजिए। ऊष्मा गति का शून्यवां नियम तापमान मापन का आधार होता है, टेम्परेचर मापने का ये बेस होता है। ये तापमान पदार्थ का गुण है। यदि एक पिंड का तापमान दूसरे पिंड के तापमान से अधिक है तब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जैसे ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरित होती है और पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा तापमान पर ही निर्भर करती है। ठीक है, तो उपरोक्त चित्र से कोई दो वस्तु 1 और 2 किसी तीसरी वस्तु 3 से तापीय संतुलन में है, क्योंकि 1 और 2 को जब गर्म किया जाता है तो वस्तु 3 भी आपकी धीरे धीरे गर्म होगी और तापीय संतुलन में होगी। ये आपका टॉपिक है इसका। आगे है आपका ऊर्जा, एनर्जी क्या है आपकी, कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यह किसी पदार्थ में उसकी चल अवस्था द्वारा प्रदर्शित होती है। ऊर्जा को न तो उपजाया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं, केवल बदला जाता है। यानी कि ऊर्जा को न तो उपजाया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ मैं एक छोटा सा, कि मान लीजिए आपकी विद्युत मोटर है, वो किससे चलेगी, आपकी विद्युत ऊर्जा से। यानी कि वो विद्युत ऊर्जा से चलेगी और कौन सी ऊर्जा उत्पन्न करती है, घूमने वाली। मोटर बिजली से जब चलती है तो केवल रोटेटिंग मोशन तो करती है घूमने वाली, तो वो होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। तो विद्युत मोटर को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है विद्युत ऊर्जा को। आगे है आपका ऊर्जा की आवश्यकता, नेसेसरी ऑफ एनर्जी। ऊर्जा से ही कार्य संभव है, इसलिए ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि एक मानव के अंदर अगर ऊर्जा नहीं होगी तो वह न चल सकता है और न ही कोई कार्य कर सकता है। ठीक है, यानी कि जब मानव के अंदर ऊर्जा ही नहीं होगी तो कैसे वो चलेगा और कैसे वो कोई कार्य कर सकता है, बताइए, खड़ा ही नहीं हो जाएगा। तो इसलिए ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता होती है कोई काम करने के लिए। तो किसी भी प्रकार का कार्य, चाहे मशीनों द्वारा हो या फिर व्यक्ति द्वारा हो, उसमें ऊर्जा अत्यंत आवश्यक होती है। ठीक है, आगे है ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, के सभी प्रकार की जो ऊर्जा है वो प्रकृति से ही प्राप्त होती है और प्रकृति में ऊर्जा के अनेक स्रोत हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोत। ये जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं आपके, वो ज़मीनों के अंदर से निकाले जाते हैं। कि सैकड़ों वर्षों के अंतर्गत जब ज़मीन उथल पुथल होती है, यानी कि कोई अभी वनस्पति है, पेड़ पौधे या मनुष्य हैं, वो वनस्पति, इसके अंदर वनस्पति आपकी दब गई मिट्टी के अंदर और रासायनिक प्रोसेस द्वारा वो कोयला, पेट्रोल आदि के रूप में परिवर्तित हो गई, तो वही आपके क्या कहलाते हैं, जीवाश्म ईंधन। ठीक है। नंबर 2 है जल ऊर्जा स्रोत। जल आपने देखा है, नदियों में है, नहरों में है, आपके तालाब में है और आपके समुद्र में है। तो इसके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो जल ऊर्जा। ज्वार ऊर्जा, ज्वार भाटा आपने सुना होगा कि आने वाला और जाने वाला, जैसे समुद्र की लहरें जैसे आती हैं एक साथ, ज्वार आ गया और भाटा वापस चली जाती हैं। ठीक है,
इससे भी आपका ऊर्जा प्राप्त होती है। पवन ऊर्जा, पवन आपने देखी है कि हवा की सभी को आवश्यकता होती है और भारत में 10 से 15 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से आपकी नॉर्मली हवा चलती रहती है, ठीक है। तो इसके लिए पवन चक्की आपकी पवन ऊर्जा प्राप्त होती है यहाँ से पवन चक्की द्वारा। और सौर ऊर्जा, सूर्य जो है आपका ऊर्जा का मुख्य स्रोत है पृथ्वी के लिए। आप देखते हैं दिनों रात आपके दिन में प्रकाश जो है सूर्य द्वारा ही पूरी पृथ्वी पर रहता है आपका इधर उधर, ठीक है। और इससे आपकी सोलर पैनल लगा के हम सौर ऊर्जा उत्पन्न कर लेते हैं। जैव द्रव ऊर्जा, ये आपकी जैव द्रव बायोमास जो बनाया जाता है वो है। नाभिकीय ऊर्जा, ये भी आपकी बनाई जाती है, ये न्यूक्लियर से ऊर्जा आपकी उत्पन्न की जाती है। भू ऊष्मीय ऊर्जा, ज़मीन के अंदर से जियोथर्मल एनर्जी आपकी निकलती है, जैसे उसे ऊष्मा के चश्मा बोलते हैं, चश्मा, यानी कि पृथ्वी के अंदर से स्टीम जगह जगह कहीं ना कहीं निकलती रहती है, जिसे बोलते हैं हम सेफ्टी वाल्व बोलते हैं पृथ्वी का, ठीक है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा के स्रोत जो है दो भागों में डिवाइड है आपके, परंपरागत और अपरंपरागत। परंपरागत में आपका कोयला आता है, तेल, गैस और नाभिकीय ऊर्जा। और आपका ये है अपरंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो आपके अपरंपरागत हैं। और परंपरागत जैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और बना सकते हैं, तो ये आपके परंपरागत, ठीक है। एक अब पहला टॉपिक हम इसमें से ले रहे हैं आपका ये जीवाश्म ईंधन ऊर्जा वाला, ये मैंने ले लिया इधर। जीवाश्म ऊर्जा स्रोत क्या है और कैसे जीवाश्म से आपकी विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है आके। तो यह वह ईंधन है जो भूगर्भ से प्राप्त होता है, जो अत्यंत काल पहले जैविक पदार्थों जैसे वनस्पति जीव आदि के तेल आदि के जमीन के अंदर दब जाने से वो आपके क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जीवाश्म ईंधन को बॉयलर में प्रयोग करके, ये मैंने चित्र बनाया हुआ है, पहले आप चित्र समझ लीजिए कि जीवाश्म ईंधन आपका मैंने एरो के द्वारा दिखा दिया है। और ये जो बॉक्स बना हुआ है पहला, ये आपका बॉयलर है। बॉयलर बोलते हैं या भाप जनित्र बोलते हैं या स्टीम जनरेटर बोल देते हैं, स्टीम को जनरेट करने वाला, बनाने वाला, इसलिए भाप जनित्र या बॉयलर। और ये जो पहली लाइन ऊपर से दे रखी है एरो बना के और भाप लिख रखा है मैंने, और ये जो बना हुआ है डमरू टाइप का, ये आपकी टरबाइन है। जो टरबाइन आपकी इसको ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगी। और यहाँ एक तरफ से जब आपकी भाप जाएगी तो निकलेगी कहाँ से, क्या इसके अंदर देते जाएंगे तो ये टरबाइन ही फट जाएगी। तो दूसरी तरफ से हमें स्टीम निकालनी तो पड़ेगी, जब काम वर्क उसका पूरा हो जाएगा तो दूसरी तरफ से हमने इसको निकाला हुआ है। और ये टॉपिक दिया इधर पॉइंट दिया हुआ है आपका संघनित्र, कंडेंसर जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है कि जो स्टीम आपकी होती है वो उसका टेम्परेचर होता है 536 से ऊपर डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है इसका तापमान। तो उसको हमें अगर वायुमंडल में डायरेक्ट छोड़ दिया जाएगा तो आसपास का वातावरण क्या होगा, वो आपका गर्म हो जाएगा। तो इसलिए उसे संघनित्र में दे दिया जाता है। यहाँ पे संघनित्र में पानी की सप्लाई कंटिन्यू रहती है, जिससे उस पानी को ये अपनी ऊष्मा अंतरित करती है और ये ठंडी हो जाती है भाप, और आपका जो पानी है वो गर्म हो जाता है। इस गर्म पानी को पंप द्वारा खींच लिया जाता है और पंप द्वारा ही फिर दोबारा इसे बॉयलर में भेज दिया जाता है, ठीक है। जिससे गर्म पानी को भाप में परिवर्तित करने के लिए आपके ईंधन की कम आवश्यकता होती है, यानी कि आपकी जो गर्म पानी है वो स्टीम में बहुत जल्दी बदल जाता है और इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। और जो टरबाइन से जो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, उस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत जनित्र द्वारा आपकी विद्युत ऊर्जा में बदल लिया जाता है। विद्युत जनित्र क्या है आपका, विद्युत जनित्र कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स को काटता है तो आपका ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका उत्पन्न होता है। यानी कि जब वो चालक अगर ज़्यादा स्पीड से घूमेगा तो आपका चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा कटेगा और आपकी इलेक्ट्रिक ज़्यादा उत्पन्न होगी, ठीक है। इस प्रकार हमें विद्युत शक्ति आपकी प्राप्त हो जाती है। तो जीवाश्म ईंधन को, अब देखो मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है, जीवाश्म ईंधन को बॉयलर में प्रयोग करके बॉयलर में पानी को गर्म करके उसे भाप में बदला जाता है और इस भाप को टरबाइन में प्रयोग करा करके उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। और बची हुई भाप को संघनित्र में ठंडे पानी से क्रिया करा के ठंडा किया जाता है और फिर इसके फलस्वरूप पानी आपका गर्म हो जाता है, जिसे पंप द्वारा दोबारा बॉयलर में भेज दिया जाता है, जिससे ईंधन की आपकी बचत होती है और टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत जनित्र की सहायता से विद्युत शक्ति में बदल लिया जाता है। तो इस प्रकार हम जीवाश्म ईंधन के द्वारा विद्युत शक्ति आपकी उत्पन्न कर लेते हैं और उसे उपयोगी कार्य में
प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमारा जीवाश्म ईंधन से विद्युत शक्ति आपकी उत्पन्न होती है। यही हमारा आज का टॉपिक था। कल हम आपका दूसरा टॉपिक लेंगे। ठीक है, ओके।